आज का समय निश्चित तौर पर बायोपिक्स का समय कहा जाएगा। सिनेमा जितनी गति से बायोपिक्स बना रहा है उससे तो यही माना जाएगा कि आगे आने वाले 2-4 सालों में वो सारे लीजेंड्स, वो सारी कहानियां शायद खत्म ही हो जाएं जिनके ऊपर बायोपिक बन सके। जिस बायोपिक की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उसके चर्चाओं में रहने के बहुत सारे कारण हैं, पर अपना ओपनिंग रिमार्क्स देने से पहले सबसे पहले बात करेंगे उस फिल्म के मेकअप की। आर्टिस्ट का जो मेकअप किया गया है वो वास्तव में ही एक अलग लेवल पे है। पत्तनम रशीद, ये नाम याद रख लीजिए, ये है मेकअप आर्टिस्ट इस बायोपिक की जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। उन कैरेक्टर्स को हमारे सामने लेके आना जिनका पब्लिक लाइफ इतना ज़्यादा है कि उनकी पर्सनल लाइफ शायद ख़त्म सी ही हो गई होगी, और उनको उस तरीके से दिखाना। दूसरा, प्रोस्थेटिक्स, जिसके बारे में भारत में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती है, उसका भी इस फिल्म में समुचित प्रयोग किया गया है। नाम याद रखिए, जेसन कॉलिंस, जो प्रोस्थेटिक्स आर्टिस्ट हैं या फिर उनको कह सकते हैं प्रोस्थेटिक्स के लिए माहिर माने जाते हैं। कैप्टन अमेरिका जैसी फिल्मों में उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा काम किया है और इस फिल्म में भी उनके काम की बहुत ज़्यादा चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जो दूसरा नाम इस फिल्म को देखने के बाद जहन में आता है वो है नीता लुल्ला का। वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है और जिस तरीके की पोशाकें उन्होंने इस फिल्म के लिए डिज़ाइन की हैं वो फिल्म में एक प्लस और ऐड कर देती हैं। ये उल्टा क्रम आज इसलिए चल रहा है क्योंकि ये सारी बातें मसलन सामान्य फिल्मों के दौरान हम छोड़ दिया करते हैं। आगे बढ़ते हुए इसी में म्यूज़िक की बात करेंगे। म्यूज़िक इस फिल्म को उस तरीके से नहीं संभाल पाता है। कुछ गाने जो कि मैंने हिंदी वर्जन ही इस फिल्म का देखा है वो बहुत लंबे समय तक याद नहीं रखे जाएंगे। आगे बढ़ते हुए सिनेमेटोग्राफी की बात करते हैं जो कि विशाल विट्ठल की है। सामान्य से ऊपर की सिनेमेटोग्राफी इस फिल्म में कही जा सकती है। स्क्रीन प्ले, हिंदी वाला जो वर्जन हमने देखा है उसमें स्क्रीन प्ले या कहानी दोनों ही मान लीजिए विजेंद्र प्रसाद और रजत अरोरा की कहानी है। इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी लेकिन थोड़ी देर बाद। इतनी सारी बातों से ये तो स्पष्ट हो चुका है कि किस फिल्म की बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं फिल्म नेता, राजनेता या क्रांतिकारी नेता, जिसको तमिल में कहा जाता है थलाइवी को। डायरेक्टर हैं विजय। ये फिल्म बहुत लंबे समय से चर्चाओं में थी। चर्चाओं में रहने के अनेक कारण थे। जिस पर्सनैलिटी यानी कि स्वर्गीय जयललिता जी को ये लेकर ये फिल्म बनाई जा रही है, 6 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, बहुत सारी उनके बारे में बातें बताने वाली थी। एक चमकता हुआ अपना फिल्मी कैरियर और उसके बाद एक बहुत ही ज्यादा बड़ा विस्तृत और लोगों की जिंदगी को प्रभावित करने वाला जो उनका राजनीतिक करियर रहा, उसको लेकर उसको समेटना लगभग 2.5 घंटे से ज्यादा लंबाई वाली इस फिल्म में संभव नहीं था। तो ये फिल्म कई तरीके से अलग अलग लोग इसको अलग अलग नजरिए से देखते हुए नजर आएंगे। एक बहुत बड़ा पीरियड कवर किया गया है फिल्म में, लेकिन बहुत बड़ा पीरियड छोड़ दिया गया है। किस तरीके से एनडीए गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं दिया था जयललिता ने, वो वाला पीरियड, उनके करप्शन चार्जेस, ये भी छोड़ दिया गया है। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा जो लोगों की जिंदगी को इम्पैक्ट करता है, जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था लोगों में कि कैसे वो अपने लास्ट टेन्योर में आके सबकी अम्मा बन जाती हैं। चेन्नई में आप विजिट करें तो आपको अम्मा वाटर, अम्मा फूड, यहाँ तक कि जो गरीब नहीं कहना चाहिए, सोशल वेलफेयर मेजर्स जो उन्होंने चलाए वो हर अमीरों गरीब की जिंदगी को छूते हुए निकल गए। किसी नेता के जाने के बाद इतना बड़ा जन सैलाब, लोगों की चीख पुकार इस बात का संकेत देती है कि ये कोई खास आदमी था जो उनकी जिंदगी को बहुत बेहतर तरीके से प्रभावित कर रहा था। डायरेक्टर विजय तमिल फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर हैं। थलाइवी के अतिरिक्त उनकी थलाइवा फिल्म भी है जिसको आप जाकर देख सकते हैं। उन्होंने इस फिल्म को जब बनाने का सोचा होगा तो जाहिर सी बात है उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चली होंगी। उनका काम बहुत अच्छा काम रहा उनका, क्योंकि जिस तरीके का प्रोजेक्ट वो अपने हाथ में ले रहे थे उसमें बहुत सारी गुंजाइशें, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिनको समेटा जा सकता था, जिनके बारे में बताया जा सकता था, जिनके बारे में दिखाया जा सकता था और चीज़ों को छिपाया भी जा सकता था। लेकिन उन्होंने फिल्म को सरल रखने का प्रयास किया। फिल्म को गॉडफादर बनने से बचाने की बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिश की है। वो कोई ऐसा सुपर या कोई वाव फैक्टर डालने की फिल्म में कोशिश नहीं करते। फिल्म जयललिता एक अद्भुत नेता से ज़्यादा जयललिता एक अच्छी इंसान पे फोकस करती हुई नजर आती है। उनके अपने मन का अंतर्धन जो फिल्म के पहले आधे हिस्से में दिखाया गया है, उनका और एमजीआर का जो आपसी संबंध था, फिल्मों में उनका आना और उनके मन के अंदर जो उथल पुथल थी उस पर ज़्यादा फोकस रहा डायरेक्टर का, मसलन उनकी राजनीतिक जिंदगी से। जब दूसरे हिस्से में फिल्म खुलती है जहां पे उनका राजनीतिक ग्राफ स्टार्ट होता है, वहां पर भी उन्होंने उसी हिस्से पर ज़्यादा फोकस किया कि जो जयललिता की लाइफ में खुद के चैलेंजेस थे, और जो तीसरा हिस्सा था उसको पूरी तरीके से फिल्म में छोड़ दिया गया, जो है वेलफेयर मेजर्स वाला और एक
इंसान से ऊपर उठ के भगवान बनने वाली जो उनकी इमेज थी उसको फिल्म से बिल्कुल ही साइड कर दिया गया। बात कर लेते हैं कास्ट की, तो अरविंद स्वामी एमजीआर के किरदार में, इसके अलावा नासर करुणानिधि जी के किरदार में, उसके अलावा राज अर्जुन जो हिंदी वाले सीक्वेंस में आपको आर.एम. वीरप्पन के किरदार में दिखाई देते हैं, वहीं तमिल वर्जन में आपको पी समुद्रकानी इस किरदार को प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा भाग्यश्री राधा जी थम्बी रवैया माधवन के किरदार में और फ्लोरा जैकब इंदिरा गांधी जैसा प्रमुख किरदार प्ले करती हुई नजर आएंगी। अरविंद स्वामी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लगते हैं अपने मेकअप के साथ और अपनी एक्टिंग के साथ। उनके और कंगना रनौत के जो सीन्स हैं, जो फिल्म सीक्वेंसिंग के सीन्स हैं, जो शूटिंग के सीन्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बने हैं। अरविंद स्वामी को हमने रोज़ा में देखा और उसके बाद फिर से यहाँ देखना, और कई फिल्में आपने उनकी और भी देखी होंगी, बहुत ही अलग लेवल का उन्होंने काम किया है। मतलब मैं पर्सनल लाइफ में हमें शायद कोई भी, मतलब हमारी जनरेशन में कोई किसी ने भी एमजीआर को नहीं देखा होगा, पर डेफिनेटली लोग अब याद करेंगे कि एमजीआर ऐसे ही थे, भारत रत्न एमजीआर ऐसे ही दिखते होंगे। राज अर्जुन जो सबसे बेहतरीन काम करते हुए नजर आए इस फिल्म में, आपने उनकी सीक्रेट सुपरस्टार देखी, जैसी नफरत वहां पे उनके किरदार से होती है, उससे ज्यादा नफरत फिल्म के लगभग आप ये कहें आधे से ज्यादा 3/4 हिस्से में राज अर्जुन का जो किरदार है वो नफरत पैदा करवाने में सफल साबित होता है। नासर सर, उनकी 420 जब पहली बार देखी थी, जब हम बच्चे थे, तब मजा आ गया था उस किरदार को देख के। उसके बाद आपने उनकी बाहुबली भी देखी होंगी, तमाम फिल्में उनकी आपने देखी होंगी। अपनी एक आईब्रो मेकअप आर्टिस्ट की मदद के साथ ऊपर उठाना और पतली सी मूंछों के साथ वो कुटिलता अपने मुंह पर लाना, वो कमाल कर दिया उस किरदार ने, जो नासर सर ने इस फिल्म में करुणानिधि जी का किरदार निभाया है। बहुत कम डायलॉग्स के साथ बहुत बेहतरीन जो उन्होंने एक्टिंग की है, उसका कोई भी जवाब नहीं है। इसके अलावा बाकी सब किरदारों ने, जैसे भाग्यश्री हो गई, राधा जी हो गए, फ्लोरा जैकब, उनका थोड़ा थोड़ा काम था, उन्होंने अपने हिस्से का काम किया। फिल्म में कंगना रनौत जी की साइड से जो सपोर्टिंग एक्टर का काम करते हुए नजर आते हैं वो है थम्बी रवैया, माधवन के किरदार में बहुत ज्यादा जचते हैं, उनका रोल एक खासा लंबाई रखता है और अप्रिसिएशन का पात्र भी है। बात करते हैं रियल लाइफ थलावी कंगना रनौत की। अब समझ में आता है, ये समझना और ज्यादा सरल हो जाता है कि क्यों बॉम्बे में जाकर वो एक राज्य के मुख्यमंत्री को चुनौती देती हैं जिसने उनका घर तोड़ा हो। डेफिनेटली वो कंगना में जया का मिक्सचर ही कहा जाएगा। उनको इतना कॉन्फिडेंस कैसे मिला होगा? शायद इस फिल्म की ट्रेनिंग के दौरान या शूटिंग के दौरान या स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए कहीं ना कहीं वो उस कैरेक्टर को अपने अंदर बसाने में सफल हो पाती हैं। फिल्म में बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जहां पे आपको कंगना दिखाई देती हैं और काफी हिस्सों में आपको जया दिखाई देती हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन की बहुत ज्यादा कोशिश नहीं की, जो कि फिल्म में उनके हिस्से में एक और प्लस लगवा पाने में सफल साबित होता है। कंगना का वीक पॉइंट है डांसिंग, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने जम के मेहनत की, ऐसा हमें पता चलता है। क्या वर्क नहीं करता है? वर्क नहीं करता है फिल्म में वो बहुत बड़ा हिस्सा जिसको कट लगा के छोड़ दिया जाता है, जो डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले राइटर या फिर कहानीकार ने जिस हिस्से को दिखाने से फिल्म में मना कर दिया है, वो हिस्सा जिसमें सबकी ज्यादा रुचि थी वो नहीं दिखाया गया। कंगना अपने करियर के पीक पे हैं, जिस तरीके के वो सब्जेक्ट ले रही हैं और जिस तरीके के वो रोल डिलीवर कर रही हैं, नेशनल अवार्ड ये अब बहुत पीछे की चर्चा हो गई है। इस समय नई बहस ये होनी चाहिए कि कंगना का कंपटीशन कौन सी कंगना के साथ है। क्या कंगना मणिकर्णिका वाली कंगना को कॉम्पीट कर रही है? क्या तनु वेड्स मनु वाली कंगना के साथ वो उनकी लड़ाई चले, या फिर उनकी लड़ाई क्वीन के साथ चल रही है? तो वो एक अद्भुत लेवल की अभिनेत्री है और शायद उनके ऊपर जब फिल्म बने तो उसका नाम थलाइवी ना होकर रेबल होना चाहिए, कि जितनी जिद और जितना विद्रोही उनका तेवर है वो फिल्म के दौरान भी आपको दिखाई देता है और स्क्रीन पे जब कंगना नहीं होती हैं तब भी वो आपको दिखाई देता है। फिल्म अपने बहुत सारे प्लस और कुछ नेगेटिव्स के साथ एक औसत फिल्म ही है। अगर फिल्म में से जयललिता या फिर कंगना रनौत या अरविंद स्वामी को निकालकर इस फिल्म को बनाया जाए तो एज अ फिल्म व्यूअर के तौर पर इसमें वाव देखने के लिए नहीं मिलता। पर जिस पर्सनैलिटी के ऊपर ये फिल्म बनी है और जो स्टार कास्ट इस फिल्म के साथ जुड़ी हुई है, वो डेफिनेटली बहुत ऊपर ले आने में फिल्म को हेल्प करता है। फिल्म में जया का एक डायलॉग है सेकंड हाफ में जो आता है कि शेर बूढ़ा होने पर बिल्ली नहीं बन जाता। पहले हिस्से में जहां एमजीआर और जया का जो रिश्ता है वो बहुत ज्यादा गुदगुदाने में सफल होता है, वहीं पे वीरप्पन और जया की नोकझोंक भी आपको गुदगुदाने में थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त करती है। फिल्म में एक सीन में कंगना रनौत शीशे की तरफ देखती हैं, आईना देखते हुए वो अपने हाथ को एक बार इस तरह
और दूसरी बार इस तरीके से हिलाती है। यकीन मानिए कि पूरा सिनेमा हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठता है। यही इस किरदार की और इस फिल्म की सफलता कही जाएगी। एक लंबा खिंचा हुआ और थोड़ा सा उबाऊ होने के बावजूद भी पहला हिस्सा फिल्म का ज्यादा बेहतर माना जाएगा फिल्म के दूसरे हिस्से से। इंटरवल के बाद जब लोग आकर अपनी कुर्सी पर दोबारा बैठते हैं तब उन्हें एक बदली हुई जया नजर आती है। हर 2-4 सीन के बाद उनका वेट बढ़ने लगता है और प्रोस्थेटिक्स का जो यूज किया गया है वो भारी मात्रा में दिखने लगता है। डायरेक्टर ने जिस चीज पर फोकस किया है वो है मेकअप और प्रोस्थेटिक्स। थोड़ी थोड़ी फिल्म सेकंड हाफ में जाकर डॉक्यूमेंट्री जैसी साउंड करने लगती है। इतने सारे फैक्ट्स को एक साथ फिल्म में समेटा गया, मसलन इंदिरा जी की हत्या, उसके बाद राजीव गांधी जी का चला जाना और खुद जया का रोड एक्सीडेंट होना। उसके बावजूद भी फिल्म इस बात पर ज्यादा फोकस करती हुई नजर आती है कि जया एक रेबल हैं। उनके अंदर एक आग सी महसूस होती है और किस तरीके से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का सफाया करके एमजीआर की लीगेसी को फिर से स्थापित करेंगी। तीसरा हिस्सा जो फिल्म में नहीं दिखाया गया वो ये था कि किस तरीके से अम्मा जया सुपरस्टार से जया अम्मा बन जाती हैं, किस तरीके से वो लोगों की लाइफ को छूती है और उनको बेहतर बनाती हुई निकल जाती हैं। आखिर वो क्या चीजें हैं जो उनको उस लेवल पर पहुंचा देती हैं जहां पर भगवान और इंसान के बीच का फर्क थोड़ा थोड़ा सा मिटने लगता है। मेरी और ज्यादातर लोगों की रुचि फिल्म के इसी हिस्से में थी जिसको डायरेक्टर और कहानीकारों ने बिल्कुल नहीं छुआ और यही फिल्म का सबसे बड़े निगेटिव में से एक निगेटिव कहा जाएगा। इस फिल्म के हिंदी वाले सेगमेंट को जो मल्टीप्लेक्स मसलन पीवीआर सिनेपोलिस हैं उन्होंने दिखाने से मना कर दिया है। तो जो कि हिंदी ऑडियंस बड़ी संख्या में इस फिल्म को देखना चाहती थी सिनेमा हॉल्स में जाकर, उन्हें भी निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे आने वाले समय में ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स और अमेजन जैसे दोनों ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। मेरी पर्सनल राय ये थी कि अगर वो इस फिल्म को रिलीज करते हिंदी वाले सेगमेंट को भी तो डेफिनेटली उन्हें अच्छी खासी कमाई हो सकती थी, क्योंकि मैं हैदराबाद में बैठकर इस फिल्म को देख रहा था और जिस सिनेमा हॉल में जिस ऑडिटोरियम में मैं इस फिल्म को देख रहा था वहां पर कम से कम 80% के आसपास ऑक्यूपेंसी थी। फिल्म औसत होने पर भी आम नहीं बन जाएगी क्योंकि वो ऑलरेडी खास फिल्म है। आप इस फिल्म को जरूर देखेंगे और देखना चाहिए भी। और बाकी इस फिल्म में क्रिटिक करने की हमारी औकात थी नहीं, बट इस फिल्म के ऊपर चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर प्यासा में कहानी आपको अच्छी लगी है तो आप इसी तरीके से हमें प्यार और सपोर्ट देते रहिए जिससे हम और हौसला रख सकें इस भीड़ में अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए। हमारी अगली कहानी तक आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। गुड बाय।